मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा, सबको पता है आपको कि हमारा जो क्षेत्रवाद का चैप्टर चला हुआ है, क्षेत्रीय आकांक्षा वाला, तो उस चैप्टर के अब हम अंतिम जो हमारा टॉपिक है उस पर हम पहुंचेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको रिपीट कराती हूँ। आज आपके सामने देखो, भारत का मैप आपको नज़र आ रहा है। अब तक हमने जिन जिन समस्याओं के बारे में पढ़ा है, जिस जिस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, तो हमने सबसे पहले कश्मीर की समस्या, कश्मीर जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता ही है, भारत में इसकी लोकेशन यहाँ पर है। कश्मीर समस्या के बारे में हमने पढ़ा। कश्मीर समस्या के साथ साथ पंजाब समस्या, जो कि उस समय पंजाब और हरियाणा ये दोनों एक ही राज्य थे, एक ही क्षेत्र था, और इसका पुनर्गठन किया गया। तो पंजाब समस्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पंजाब समस्या के बाद हम दक्षिण भारत की समस्या के बारे में पढ़ चुके, द्रविड़ आंदोलन के तहत। दक्षिण भारत में हमने द्रविड़ आंदोलन की जो शुरुआत हुई तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश था पूरा उस समय। अब ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, दो राज्य इसके बन चुके हैं हमारे, ये कर्नाटक और ये केरल। तो ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर भी क्षेत्रवाद की मांग ने बहुत जोर पकड़ा था, हम कह सकते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो कहाँ पढ़ी? कश्मीर समस्या पढ़ी, पंजाब समस्या पढ़ी, द्रविड़ आंदोलन के बारे में पढ़ा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा पूर्वोत्तर भारत की बात हम करेंगे यहाँ पर। कौन सा भारत? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का मतलब उत्तर पूर्व में जो हमारे देश में जो राज्य स्थित है उनकी बात यहाँ पर हम करेंगे। पूर्वोत्तर भारत की बात करने से पहले आपको पूर्वोत्तर में आने वाले राज्यों के नाम और उनका क्षेत्र और लोकेशन आपने समझनी पड़ेगी। सबसे पहले बेटा, पूर्वोत्तर भारत में हमारे 7 राज्य आते हैं, और इन 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इनको? 7 बहनें। ठीक है। तो इन 7 बहनों की बात हम करें तो इन 7 बहनों में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, जो ये असम है, देखो ये असम, ये मेघालय, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से स्टार्ट होता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक आता है। उसके बाद ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम और ये त्रिपुरा। तो ये सारे कितने हो गए? 7 राज्य हो गए। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अब इस क्षेत्र की बेटा हम बात करें तो ये क्षेत्र हमारे बाकी भारत के क्षेत्र से काफ़ी अलग थलग पड़ता है। देखो ये क्या है? कौन सा देश है ये? बांग्लादेश। ठीक है। आज़ादी के समय बांग्लादेश और ये पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के ही 2 हिस्से थे, ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश। ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। पहले पार्ट में आपको डिटेल से समझाया था। ठीक है। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध इस बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर ही हुआ था। यानी बांग्लादेश के लोगों ने अपने यहाँ पर अपनी आज़ादी के लिए आंदोलन चलाया, जिसका समर्थन भारत ने किया, और जिसकी बदौलत एक नया देश सामने आया जिसका नाम था बांग्लादेश। ठीक। तो 1971 के बाद ये क्या बन गया? बांग्लादेश। पाकिस्तान जो है वो है ही। अब हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक वो क्या है? पूर्वोत्तर भारत की समस्याएं, या पूर्वोत्तर भारत में जो अलगाववादी आंदोलन अब तक चले हैं उनकी बात हम करेंगे। तो पूर्वोत्तर भारत की बात आती है कि जो ये हमारा क्षेत्र है ये बाकी देश से कटा हुआ है, यानी कि बाकी देश से थोड़ा अलग थलग पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने इस क्षेत्र को लेकर यही रही है कि इस क्षेत्र का उतना विकास नहीं हो पाया जितना विकास हमारे बाकी देश का हो पाया। अब इस क्षेत्र की सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या रही है कि एक तो यहाँ का बेटा जो भौगोलिक जो स्थिति है यहाँ की, वो विकास के क्षेत्र के लिहाज से हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से मतलब ठीक नहीं है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है यहाँ का। दूसरा, बाकी देश से कटा हुआ है, यानी कि संचार जो व्यवस्था है वो भी हमारे बाकी देश के हिस्से से यहाँ पर बहुत कम रही है। वर्तमान की बात हम नहीं कर रहे हैं, वर्तमान से आप बहुत थोड़ा पीछे चले जाओ, 1980 के दशक में चले जाओ मुख्य रूप से। उस समय यहाँ पर जो आंदोलन था वो बहुत जोर पकड़ा हुआ था, क्षेत्रीय आंदोलन ने यहाँ पर, पूर्वोत्तर भारत का जो आंदोलन था। तो उस समय की स्थिति को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ इस बात का जिक्र करेंगे कि उस समय इस क्षेत्र का जो विकास था, हालांकि आज भी पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज तो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर हो चुकी। आज वो बात नहीं है जो हम 1980 के दशक की बात यहाँ पर कर रहे हैं। उस समय बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र ये माना जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें इस लोकेशन की, तो आज़ादी के समय अगर हम मुख्य रूप से आप त्रिपुरा और मणिपुर को हम यदि छोड़ दें,
ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें, यानी कि मणिपुर और त्रिपुरा को यदि छोड़ दे तो ये सारा क्षेत्र किस में आता है, असम में आता है। किस में आता है, असम का क्षेत्र था ये सारा। यानी आज़ादी जब हमारे देश को मिली तो उस समय मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों अलग रियासतें थी, अलग थी, और बाकी जो क्षेत्र था वो असम का ही था। तो सबसे पहले तो इस क्षेत्र में यही मांग उठी कि जो असम की जो सरकार थी उसने असमिया भाषा जो वहाँ बोली जाती है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, भाषा है, उसको बाकी क्षेत्र पर थोपना चाहा। तो जिसका विरोध इन सब राज्यों ने किया, जिसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम आदि सारे राज्य आते हैं। तो इन्होंने इनका पुरजोर विरोध किया। तो सबसे पहली जो इस क्षेत्र में विरोध का जो स्वर उठा वो किस मुद्दे को लेकर उठा था, स्वायत्तता की मांग को लेकर। क्या मांग थी इनकी, स्वायत्तता की, यानी कि असम के क्षेत्र से हमें स्वायत्तता मिलनी चाहिए। स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये मांग धीरे धीरे मानी गई और नागालैंड जो है, नागालैंड को 1963 में राज्य का दर्जा दे दिया गया। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इनको 1972 में राज्य बना दिया। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश है ये वाला, और मिजोरम, इनको 1987 में राज्य का दर्जा दे दिया गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो स्वायत्तता की मांग थी वो एक तरह से मान ली गई, ठीक है। अब स्वायत्तता की मांग के बाद जो इनकी दूसरी मांग थी वो कौन सी मांग रही है, मुख्य रूप से अलगाववादी मांग। अलगाववादी मांग की बेटा हम बात करें तो अलगाववादी मांग में जो सबसे ज़्यादा तेजी से जो मांग जिस क्षेत्र में उठी है अलगाववाद की, अलगाववाद का मतलब होता है कि भाई भारत से एक अलग राज्य बनाया जाए, अलग देश जिसको हम समझेंगे। हमारे देश का पुनर्गठन तो बहुत बार हुआ है, यानी कि जब जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय सिर्फ 14 ही राज्य थे और आज राज्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 28 हो गई, ठीक है। तो लेकिन समय समय पर जिन जिन क्षेत्रों में, जैसे कि पंजाब में हमने पढ़ा खालिस्तान नाम से अलग देश की मांग, द्रविड़ में द्रविड़ राष्ट्र की मांग की गई थी। ऐसे ही यहाँ पर मणिपुर में मुख्यतः जो अलगाववादी आंदोलन था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। मिजोरम में, सॉरी मणिपुर में नहीं, मिजोरम में, ठीक है। यानी कि मिजोरम जो राज्य हमारे यहाँ का ये रहा मिजोरम, यहाँ पर अलगाववादी मांग ने बहुत तेजी से ये मांग इसने आगे बढ़ाई कि हमें भारत से एक अलग राष्ट्र की हमारा बनाया जाए। और इस मांग की यदि हम बात करें तो 1966 में जो मिजो नेशनल फ्रंट नाम की पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है मिजोरम में, क्या नाम बताया मैंने आपको, मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है। फ्रंट नाम की जो क्षेत्रीय पार्टी मिजोरम में काम कर रही है, अभी भी कर रही है, उस पार्टी ने मिजोरम में बहुत तेजी से जो स्वायत्तता की मांग थी वो शुरू की। और इस मांग में हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना और मिजोरम के जो विद्रोही नेता थे, जो विद्रोही लोग थे, उनमें लगभग ये लड़ाई 2 दशक तक चली। यानी 2 दशक का मतलब है कि 20 सालों तक लगभग ये लड़ाई चली। किस बात को लेकर, अलगाववादी बात को, अलगाववादी जो मांग उनकी थी उसको लेकर लंबी लड़ाई लड़ी। और इसको पाकिस्तान, जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, क्योंकि देखो मैंने कहा ये जो मांग इन्होंने की 1966 से ये मांग शुरू कर दी थी। कब से अलगाववादी मांग शुरू हुई, 1966 से, ठीक है। तो 1966 से अपनी मांग शुरू की, लगभग 2 दशकों तक ये मांग चलती रही। और शुरुआत में इस मांग का जो समर्थन दिया, या हम कह सकते हैं कि भाई सह दी, तो वो किसने दी, पूर्वी पाकिस्तान ने। पूर्वी पाकिस्तान कौन सा, वर्तमान का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, उस समय का ही पूर्वी पाकिस्तान था। तो इसने इस मांग को हवा दी, हम कह सकते हैं। और भारतीय सेना के बीच में और मिजो विद्रोहियों के बीच में बड़ी लंबी ये लड़ाई लड़ी। और एक तरह से हम कहेंगे कि जो मिजो नेशनल फ्रंट के जो विद्रोही थे उन्होंने गुरिल्ला युद्ध किया। गुरिल्ला युद्ध होता है एक तरह से छिपकर वार करना, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे करके देखो, जब भी कोई विद्रोह किसी क्षेत्र में होता है तो उससे बहुत सारी समस्याएं आती हैं और आम जनता को भी इसकी बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। क्योंकि विद्रोह करने वाले तो विद्रोह करेंगे, लेकिन जो आम जनता है उसका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो लंबे समय तक जब दोनों पक्षों के बीच में ये विवाद चलता रहा, भारत सरकार के बीच में और मिजोरम के बीच में, मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी जो थी उसकी जो मांग रही है उसके बीच में, तो अंततः आकर 1986 में हमारे देश का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, राजीव गांधी।
1986 में हमारा जो पीएम कौन था, राजीव गांधी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो उन मिजो नेशनल फ्रंट का जो नेता था जिसका नाम था लाल डेंगा, क्या नाम बताया मैंने, लाल डेंगा। मिजो नेशनल फ्रंट का जो नेता लाल डेंगा, पूछा जा सकता है छोटा क्वेश्चन कई बार कि लाल डेंगा कौन था, तो मिजो नेशनल पार्टी का संस्थापक और नेता, जिसने मिजो जो आंदोलन था उसकी बागडोर भी अपने हाथ में ले रखी थी। तो राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में एक शांति समझौता हुआ, और समझौते के तहत जो बात थी उसमें क्या किया गया कि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मिजोरम को 1987 में राज्य बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1987 में राज्य बनाया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो उसके लंबे संघर्ष के बाद, या हम कहेंगे कि उसका जो अलगाववादी जो उसकी जो मांग थी उसको लेकर लंबे समय तक जो उन्होंने आंदोलन किया, तो वो आंदोलन 1986 में समझौता हुआ। 1986 का समझौता किस किस के बीच में हुआ था, लाल डेंगा और हमारे देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच में समझौता हुआ, और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा की जो बात थी वो मान ली गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो अलगाववादी जो आंदोलन की जो मांग थी वो यहाँ पर जाकर कहीं शांत हो पाई। ठीक है, इसके बाद आता है बाहरी लोगों का विरोध। अब बाहरी लोगों का विरोध की बात आती है कि पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य हैं, पूर्वोत्तर की बात हम करें तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की जो सीमाएं हैं वो बाकी देशों से ज़्यादा मिलती है बजाय अपने भारत देश से। ठीक, अब बाकी देशों से किससे मिलती है, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कौन सा है, म्यांमार, जिसको पहले ये बर्मा के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम क्या है, म्यांमार। ठीक है, ये बांग्लादेश। ठीक, ऊपर ये हिमालय पर्वत के बाद जो चीन का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आ जाता है। तो अगर हम अपने पूर्व भारत की, ये पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया, ये दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र आ जाएगा इधर सारा। तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कहते हैं कि ये प्रवेश द्वार का काम करता है हमारा ये क्षेत्र। यानी यदि हमें दक्षिण पूर्व एशिया में जाना पड़े तो एक प्रवेश जो हमें मिलेगा तो वो कहाँ से मिलेगा, इस क्षेत्र से मिलेगा, प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यहाँ पर हमारी लगती है। तो इस क्षेत्र में जो बाहरी लोग हैं उनका आवागमन बड़ा तेजी से हमेशा ही रहा है। तो पूर्वोत्तर की बात हम करें कि जो अप्रवासी लोग यानी कि जो दूसरे देशों से जो लोग यहाँ पर आए वो बहुत बड़ी संख्या में समय समय पर यहाँ पर लोग आते रहे, और इन लोगों के यहाँ आने से जो यहाँ के लोग हैं उनमें एक भय पैदा हो जाता है कि भाई यहाँ यदि ये लोग हमारे इस क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो रोजगार के अवसर है वो कम हो जाएंगे। क्योंकि बेटा देखो, दूसरे देश से यदि कोई हमारे यहाँ पर आता है तो उससे हमारे देश पर कहते हैं जनसंख्या का बोझ तो बढ़ेगा ही। तो इन क्षेत्र के लोगों की मांग रही है कि जो बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोग हैं उनको रोका जाए, या उनको किसी तरह से भी यहाँ पर एक तरह से हम कहेंगे नागरिकता ना दी जाए, कोई उनको सुविधाएं ना दी जाए। ठीक है, तो इस बात को लेकर मुख्य रूप से असम आंदोलन का जिक्र यहाँ पर हम करेंगे। असम आंदोलन जो कि 1979 में यानी कि असम आंदोलन चलाया गया, बाहरी लोगों के विरोध को लेकर चलाया गया असम आंदोलन। ठीक है, कब चलाया गया, मुख्यतः 1979 से लेकर। ठीक है, 1979 से 1985 तक ये आंदोलन चला। 1979 से 1985 तक कौन सा आंदोलन चला, असम आंदोलन चला। तो इस असम आंदोलन की मांग क्या थी कि जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, वो यहाँ पर आकर बस गए हैं, और उनको हमारी जो खुद यहाँ के जो लोग हैं, जो अपने ही देश के जो, या हम कहेंगे इस क्षेत्र के जो निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं, उनकी पर एक तरह से संकट आएगा यहाँ इससे, उन लोगों के आने से। तो इसको लेकर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन नाम की एक संगठन बना हुआ है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नाम से एक संगठन बना हुआ है। तो इन्होंने विदेशियों को यहाँ इस क्षेत्र से निकालने के लिए बड़ा ही जोर शोर से आंदोलन चलाया, और इस आंदोलन
की बात यदि हम करें तो ये आंदोलन का जो सॉल्यूशन था, वो इसका समझौता था, वो भी हमारे देश के पीएम राजीव गांधी के नेतृत्व में सन 1985 में असम समझौता इसको हम कह सकते हैं के नाम से जाना गया। कब किया गया? 1985 में। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? राजीव गांधी। तो उनसे बातचीत करके 1985 में समझौता हुआ, जिसके तहत ये तय कर दिया गया कि जो भी बांग्लादेश युद्ध के बाद, बांग्लादेश युद्ध कब हुआ था? बांग्लादेश युद्ध के बारे में हमने आपको बताया 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन चलाया था 1971 में। तो उस युद्ध के बाद जितने भी लोग हमारे यहाँ पर आए हैं इस क्षेत्र में, अपने पूर्वोत्तर भारत में, तो उन को यहाँ से सालों से असम में आए हैं, उनको पहचान की जाएगी और उनको वहाँ पर वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बेटा ये ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने जो 1985 के समझौते के बाद उनकी बात मान ली गई और बाद में ये एक क्षेत्रीय पार्टी बन गई और वर्तमान में इसका नाम है असम गण परिषद। ठीक है, असम गण परिषद के नाम से ये पार्टी बन गई और आज यहाँ पर ये पार्टी एक तरह से क्षेत्रीय पार्टी के रूप में काम कर रही। तो इस तरह से बेटा हमने आपको जो पूर्वोत्तर भारत की जो हमारी समस्याएं थी उनके बारे में आपको बताया। जितने भी हमारे छोटे छोटे 7 राज्य यहाँ पर मैंने आपको बताया, 7 बहनों के नाम से ये राज्य जाने जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है। और असम आंदोलन के लिए मैंने एक नोट भी बनाया है आपके लिए, तो इस जो भी शॉर्ट नोट्स है इसको आप धीरे धीरे करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। असम आंदोलन की जो बात है वो अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि असम आंदोलन क्या था। ठीक है। और अगर पूरा पूर्वोत्तर भारत का आंदोलन की बात हम करें तो पूर्वोत्तर भारत के आंदोलन में ये पूर्वोत्तर राज्यों का आंदोलन मैंने आपको डिटेल से समझाया है। मुख्य रूप से 3 मांगों को लेकर ये आंदोलन चला था: स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। बाहरी लोगों के विरोध से संबंधित जो आंदोलन था वो था असम का आंदोलन। अलगाववादी आंदोलन से संबंधित जो आंदोलन था वो था मिजोरम से संबंधित, जो मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में चला था। ठीक है। और स्वायत्तता की मांग में सभी राज्यों का गठन और पुनर्गठन, जो कि असम के क्षेत्र में आते थे, उनका गठन पुनर्गठन कर दिया गया था। तो इस तरह से बेटा आपका ये पूर्वोत्तर राज्यों का जो हमारे देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ा वो टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है। आपको ने इसको ध्यान से बार बार सुनना है और समझकर इसको याद करना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो नोट्स होंगे, वो मैं आपको अलग से सेंड कर दूँगी। ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।